आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग के ऊपर बातें कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक मनी सप्लाई के ऊपर बातें कर रहे हैं। मनी सप्लाई में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें एक में हम लोग ने देखा कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और दूसरा मनी सप्लाई के मेजर्स कौन-कौन से हैं। अब कुछ और जो बातें बच गई हैं मनी सप्लाई के ऊपर, उस पर हम लोग इस क्लास में बातें करेंगे। पढ़ना और समझना हमें इस तरीके से है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें क्लास करना है कि मार्केट में अगर आप जाएँ, तो आपने इस तरीके से इकोनॉमिक्स सीखा हुआ है कि आप देखें 1 लेकिन आपको समझ में आए 111। इस तरीके से समझना है आपको। एक बार एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्या कि ग्रीन ग्राम जिसको मूँग दाल कहा जाता है, मूँग उसमें एक स्टेटमेंट था कि 50% जो है मूँग म हाँ, मूँग दाल जो है वो भारत में 50% उगाया जाता है। मतलब दाल जो उगता है, पल्सेस की जो क्रॉपिंग होती है, उसमें 50% शेयर जो है वो मूँग का होता है। अगर आप मार्केट जाते हो, अगर दुकान जाते हो, तो आप बताइए क्या दुकान में आप सबसे ज़्यादा कौन-सा दाल देखते हैं? या मैं आपसे पूछूँ आपके घर में आप कौन-सा दाल ज़्यादा खाते हैं? या कितना आपके घर में मूँग आता है? या ऐसे ही आपको खाना हो तो कितना मूँग खाते हैं? तो आप पाएँगे कि ना तो आप दुकान में ज़्यादा देखते हैं, ना घर में ज़्यादा आता है। कभी-कभार खाते होंगे मूँग, ना भी खाते होंगे, वैसे भी अच्छा नहीं लगता है बहुतों को तो। इस तरीके से हमें समझना है इकोनॉमिक्स की, इस तरीके से आप मार्केट ऑब्ज़र्व्स करना शुरू कर दें। अगर आपने इस तरीके से सोचा होता, इस तरीके से मार्केट ऑब्ज़र्व किया होता, घर को ऑब्ज़र्व किया होता, तो आपको क्या लगता है वहाँ उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को बनाना आपके लिए ज़रा-सा भी मुश्किल रह जाता? एकदम मक्खन की तरह आराम से क्वेश्चन बनता आपसे। तो हमें इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को समझना है कि हम अपने चारों बगल उसको देखने लगें, इतना इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप हो जाए। कुछ भी नहीं पता हो तो सब कुछ आ जाए इकोनॉमिक्स में, इस तरीके से देखना है। आइए फ्रेंड्स, बातें करते हैं आगे। जो बच गई है अब हमें देखना है। आज समझेंगे हम नैरो मनी क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं कि नैरो मनी क्या है, मनी सप्लाई का ही पार्ट है। Narrow money includes only non-interest bearing monetary liabilities of the banking sector। इसमें क्या इंक्लूड होता है? ऐसे बैंकिंग सेक्टर के, बैंकिंग जो हमारा बैंक सेक्टर है उसका ऐसा लायबिलिटीज जो मतलब हमें दूसरों को देना है, एक तरीके से कर्ज आप समझिए। तो बैंकिंग सेक्टर के ऐसे लायबिलिटीज जो कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, ऐसे मॉनेटरी लायबिलिटीज जो कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। कहने का मतलब कि बैंक ने अगर कहीं से पैसा लिया है, तो उसको जितना लिया है उतना ही लौटाना है, उसके बदले में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। अक्सर जब लोन लिया जाता है, किसी से पैसा लिया जाता है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। लेकिन ऐसे बैंक सेक्टर के लायबिलिटीज़ की पैसा देना तो है, लेकिन उसके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ऐसा अगर कोई है, तो उसको हम नैरो मनी में शामिल करते हैं। Banks cannot run their lending programs with this। इस पर बैंक जो है, अगर ऐसा कोई मान लीजिए, देखिए डिपॉजिट भी एक तरीके का लायबिलिटीज है जो हमने बातें की थी कि बैंक के पास कोई ऐसा डिपॉजिट रखा हुआ है पब्लिक का जिस पर उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन उसको ये पैसा वापस तो करना है पब्लिक को। तो कहा जा रहा है कि ऐसा लायबिलिटी बैंक का जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं देना हो, उस पैसे को वो किसी को लोन के रूप में नहीं दे सकता है।
हम आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक जो लोन देती है वो कौन से पैसे को देती है? हम ही आपके पैसे जो देते हैं उसी को वो लोन के रूप में दूसरों को देती है और उससे इंटरेस्ट कमाती है। क्योंकि वो जानती है कि अब आप एक ही बार तो अपना पूरा पैसा निकालने नहीं चले जाएँगे, कि अभी आपने दिया 5 मिनट बाद निकालने जा रहे हैं। उसको पता है कि आप कई दिनों के बाद निकालेंगे या निकालेंगे भी तो एक बार में नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके निकालेंगे। तो उसी पैसे को वो लैंड करता है, स्टॉक में थोड़ा बहुत रखता है, लेकिन उसी पैसे को वो लैंड करता है। इतना बस रखता है कि आपको जब आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आपको दे सके, बाकी उसी को लैंड करता है, उसी पे इंटरेस्ट कमाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई ऐसा लायबिलिटीज़ है, जिस पे उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो इंटरेस्ट जब नहीं देना है, मतलब कि जितना है उतना का उतना उसको लौटाना होगा। तो इस पैसे का इस्तेमाल वो किसी को लोन देने के रूप में नहीं कर सकता है। क्यों? अब देखिए इंटरेस्ट देना रहेगा तो बैंक को इससे लॉस हो सकता है कि नहीं? तो अब वो सोचेगा कि इसको कवर कैसे करें? आपने कुछ पैसा जमा किया, उतना ही उस बैंक ने आपको लौटाया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लौटा रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो उसको लॉस हुआ ना? तो इसी सब लॉस को कवर करने के लिए वो लैंड करता है और दूसरे जगह से जितना हमें देता नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा वो पैसा कमाता है। तभी तो बैंक इतना चल रहा है ना, ऐसे थोड़ी चल रहा है। हमें हम अब मान लीजिए सेविंग्स बैंक अकाउंट होती है, उसपे कितना मुश्किल से 1 आध % के आस-पास इंटरेस्ट मिलता है और वो जब किसी को लैंड करता है, तो 8%, 10% कितने-कितने परसेंट पे लैंड करता है, तो सोचिए कितना मार्जिन है। तो लेकिन अगर उसका नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, तो वो जानता है कि इससे तो मुझे कुछ नुकसान होना नहीं है, तो उसका रूल ही बना हुआ है जब नुकसान नहीं होना है, तो आप इसको लैंडिंग कर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप तब नहीं तो गलत हो जाएगा, एक तो आपको कुछ देना भी नहीं है, आप कमा भी रहे हैं उससे, ये तो गलत बात हो जाएगी, इसीलिए ऐसा रूल बना हुआ है। ब्रॉड मनी की बात करें, एन ऑल encompassing measure that includes long term time deposits। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है ब्रॉड मनी में, ऑल इनकम्पासिंग है, सबको अपने अंदर समेटता है। इसमें लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है कि आपने डिपॉजिट किया हुआ है लंबे टाइम के लिए। ये आपने बैंक को बता रखा है कि इस तरीके से आपने डिपॉजिट किया है कि आप लंबे टाइम तक नहीं निकालेंगे। टाइम डिपॉजिट है, इसीलिए उसका नाम है टाइम डिपॉजिट, वो भी लॉन्ग टर्म। बैंक्स रन देयर लैंडिंग प्रोग्राम्स विथ दिस। अब बैंक को पता है कि आप लंबे टाइम तक नहीं निकालने वाले हैं, तो अब उसको कोई टेंशन नहीं। तो वो क्या करेगा, अब वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है, वो लोन देने के रूप में करेगा। उसको पता है आप तब आएँगे तब तक वो तो उसको आ जाएगा, तब तक वो इसी पैसे को दूसरे को लोन दे-दे के उस पर प्रॉफ़िट कमाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होता है। अब ऐसा है कि नॉन तो उसमें होता है क्या, क्या पता अब ये चला है लेने के लिए तो हमको तुरंत देना पड़ जाएगा। अगर हम किसी और को दे दिए रहेंगे, तो कहाँ से फिर उसको देंगे? तो इन सब बात की भी टेंशन होती है और प्लस एथिकल रूल भी होता है कि आप जब कुछ दे नहीं रहे हैं, तो फिर अलग जगह से ले क्यों रहे हैं? तो ये बातें हैं नैरो मनी और ब्रॉड मनी की। एक चीज़ आप नोट में ध्यान में रखेंगे, पोस्ट ऑफिस बैंक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। पोस्ट ऑफिस भी अब बैंक की तरह कुछ काम करते हैं जिसमें सेविंग्स अकाउंट कुछ खोले जाते हैं, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर का पार्ट नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रीलिम्स में हो सकता है ऐसा स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जाए है या नहीं है। पोस्टल डिपॉजिट्स आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अगर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया जाता है पोस्टल अकाउंट्स में, तो उसको अब मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहले माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाता। अब अंत में फ्रेंड्स वापस से ज़रा मनी सप्लाई को थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ के गुड बाय किया जाए। हमने बात की थी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की जिसमें M1, M2, M3, M4 की बातें की थी जिसमें M1 एंड M2 जिसको मैंने नैरो मनी कहा था और M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी कहा था। मनी सप्लाई पे जब हमने बातें की तो आपको मैंने बताया था कि मनी सप्लाई में क्या-क्या चीज़ें आती हैं।
अगर इस मेजर के रूप में बात करें तो मनी सप्लाई किसे कहेंगे? लेवल एंड सप्लाई ऑफ M3। M3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी M3 में, उसका जितना लेवल और सप्लाई होगा वही जो है मनी सप्लाई का पार्ट होगा और कोई नहीं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि कौन-सा मनी सप्लाई का पार्ट है, अगर मेजर्स के फॉर्म में आए तो M3। M3 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। अगर आपको ध्यान हो कि पिछले क्लास में कि M3 में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ना देखा हो तो फिर भी मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं यहाँ फिर से बताऊँ क्योंकि नए आप साथी हमारे जुड़ते रहते हैं। तो M3 में जो है कौन-कौन सी चीज़ें हैं देखिए, करेंसी विथ पब्लिक, जो लोगों के पास पैसा है हमारे हाथ में वो, प्लस डिमांड डिपॉज़िट्स, जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं जाकर, ऐसे डिपॉज़िट जिसको हम जब चाहे निकाल सकें, ऑन डिमांड। जैसे कि अब जमा करके आए हमें एटीएम से हम निकाल लेते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। तो ऐसे डिपॉज़िट जिसको हम जब चाहे निकाल सकें, जब भी हम डिमांड करें बैंक हमको वो दे दे, उसमें कोई रोक-टोक ना हो। तो ऐसे जो डिपॉज़िट्स होते हैं, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट होते हैं। M3 का वो भी पार्ट है। एम प्लस अदर्स डिपॉज़िट्स विद द आरबीआई, डिमांड डिपॉज़िट के अलावा जो डिपॉज़िट आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, एक नॉर्मल बैंक होती है, एक आरबीआई आप जानते हैं हमारे सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई के पास जो दूसरे डिपॉज़िट्स पड़े पड़े हुए हैं, वो भी मन M3 का पार्ट है, मीन्स मनी सप्लाई का पार्ट है, प्लस टाइम डिपॉज़िट्स। टाइम डिपॉज़िट्स भी जो है, उसे भी M3 का पार्ट माना जाता है और ये सब मिलकर M3 बनाते हैं, जो कि मनी सप्लाई का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा मनी सप्लाई कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे बातें करेंगे मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक्स पर एज़ पर हमारा जो सिलेबस है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।